हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में, यानी कि शिक्षण विधियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर ये पार्ट आता है, यानी कि पेडागोजी सेक्शन के अंदर ये आपका टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, टीचिंग मेथड में अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपसे पूछ लेगा कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएंगे तो इनमें से कौन सा मेथड है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कौन सा है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के बिल्कुल डेफिनेटली चांसेस हैं। तो यहाँ से जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो वन बाय वन मैं सभी मेथड्स के बारे में आपको इस क्लास के अंदर बताने वाली हूँ, वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले भाई ये देख लो आपकी टीचिंग मेथड्स होते क्या है, यानी कि टीचिंग मेथड क्या है हमारे पास। देखो, ये टीचिंग मेथड हमारे पास थोड़ा सा बस जस्ट एक रिव्यू ले लेते हैं। मतलब टीचिंग मेथड पता है कि जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, यानी कि टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर रूल्स पर चलेंगे, या पहले रूल्स बताएंगे बच्चों को, फिर किसी पर्टिकुलर चीज के एग्जाम्पल देंगे, है ना। तो वही जो मेथड्स हैं, यानी कि या फिर हमें किस चीज को पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे जो मेन मेन लाइंस हैं। मतलब यही होते हैं हमारे पास टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड मेनली कौन कौन से होते हैं वो सब देखने वाले हैं। तो ये हो गया इसका जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि टीचिंग के मेथड यानी कि पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, विधियां हैं। तो टीचिंग मेथड्स इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के निर्माण और संगठन के लिए एक शिक्षण पद्धति आवश्यक है, सभी को पता है। यानी कि कोई ना कोई मेथड होना चाहिए, है ना, उस जो पर्टिकुलर नॉलेज को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। यानी कि बिल्कुल सही दिशा में हमें नॉलेज को लेने के लिए कोई ना कोई तो हमें मेथड प्रोवाइड होना ही चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे ढंग से नॉलेज को गेन कर पाए, है ना। आगे देखिए, टीचिंग मेथड इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट फॉर लर्निंग। शिक्षण पद्धति अधिगम के लिए उत्तेजना, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन, यानी हमें दिशा प्रोवाइड करती है, यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करती है टीचिंग मेथड्स, है ना। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये आप याद रखेंगे, बर्टन के द्वारा ये कथन कहा गया। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगमन विधि या फिर इंडक्टिव मेथड के बारे में अक्सर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो भाई आप यही देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन यहाँ से एक यही बनेगा कि आगमन विधि के जनक कौन माने जाते हैं। तो भाई आंसर क्या करना है आपको, फ्रांसिस बेकन आंसर करना है, ठीक है। फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड क्या आंसर करना है भाई आपको, फ्रांसिस बेकन, ठीक है। लर्न हो जाना चाहिए। फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड कौन है हमारे पास, फ्रांसिस बेकन है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड होता क्या है अब ये जानेंगे। तो इंडक्टिव मेथड हमारे पास क्या है, आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु यानी कि आपका जो कंटेंट है उसकी प्रेजेंटेशन होता है, उसके दौरान यानी कि पहले उदाहरण दिए जाएंगे और फिर उसके बाद रूल्स पर चलेंगे, यानी कि फिर उसके बाद सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये जानिए कि पहले हम बच्चे को क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद रूल्स, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देंगे और फिर उसके बाद रूल्स पर चलते हैं। तो वो क्या मेथड बन जाता है हमारे पास, इंडक्टिव मेथड बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास देखो, फॉलोइंग आर द, ये जो इंडक्टिव मेथड है इन सभी की क्या ही विशेषता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इंडक्टिव मेथड कहाँ से कहाँ की तरफ चलता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलता है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे हम इंडक्टिव मेथड के अंदर, ठीक है। फिर आगे हमारे पास है फॉर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये मूर्त से लेकर के अमूर्त की ओर चलता है, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिखाएंगे पहले हम, जिनको टच फील कर सके, है ना। जैसे हमारे पास बच्चे को, हमें छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो गोल चीजें हैं, यानी कि वो जैसे कंचे होते हैं या फिर मार्बल्स होते हैं, हम वो दिखाएंगे बच्चे को, ठीक है। तो पहले हमने कैसी चीजें दिखाई हैं, ये मूर्त चीजें दिखाई, यानी कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिखाई है। फिर हम उनकी शेप बताएंगे बाद में, यानी कि हमें रूल बता दिया कि ये जो शेप है ये कैसी हो गई, उनकी स्फेरिकल शेप हो गई या फिर गोलाकार शेप हो गई, सर्कुलर हो गई, है ना। जैसे इस टाइप की कोई चीज दिखाई हमने बच्चों को, या नोटबुक दिखाई है बच्चों को, तो धीरे धीरे बच्चे समझ जाएंगे कि स्क्वायर की शेप की है या फिर रेक्टेंगल की शेप की है ना। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास अनइक्वल होते हैं, है ना, लेंथ ज्यादा होती है, ब्रेड्थ हमारे पास कम होती है। और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में चारों ही जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। तो इस टाइप से बच्चे धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, अपने माइंड में उन चीजों का कंसेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम ये सीधा ये बात जानेंगे यहाँ पर कि इंडक्टिव मेथड के अंदर हम
बच्चे को पहले भाई उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद नियम पे चलेंगे। पहले बच्चे को कंक्रीट चीजें दिखाएंगे, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीजें, यानी कि नियम फिर बच्चा खुद बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उनको समझना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फिर ये जो है इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलता है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलेगा, नॉन टू अननोन, पहले जो चीज जिनके बारे में नॉलेज है वो चीज पहले उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, और फिर अननोन की तरफ ले जाएंगे, है ना। इससे आप जो पढ़ाना है वो इजी हो जाता है। और पढ़ने पढ़ाने की जो प्रोसेस में, यानी कि टीचिंग लर्निंग, इस प्रोसेस में क्या होता है कि इंटरेस्ट बना रहता है ना। और ये जो इंडक्टिव मेथड है ये कहाँ से कहाँ चलेगा, स्पेसिफिक टू जर्नल की ओर चलता है। तो ये सभी पॉइंट आपको इक्वली याद रख लेने हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो वहां पर एक ऑप्शन आपको इनको रिवर्स करके दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है स्पेसिफिक टू जर्नल, वहां पर मिलेगा आपको जर्नल टू स्पेसिफिक, तो वो डिडक्टिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद करने हैं। तो इंडक्टिव मेथड सबसे पहले याद हो जाना चाहिए, एग्जांपल से रूल की तरफ चलेंगे, कंक्रीट चीजें दिखाएंगे पहले बच्चों को, फिर एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाएंगे, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, नोन टू अननोन, यानी कि पहले नोन चीजें दिखाएंगे जिनके बारे में पहले से ज्ञात है बच्चा, नॉलेज है, ठीक है, जिनके बारे में अवेयर है वो, ठीक है, फिर अननोन की तरफ, यानी कि ये कहाँ से कहाँ चलता है, नोन से अननोन की तरफ, फिर स्पेसिफिक टू जर्नल की ओर चलता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल बनने के डेफिनेटली चांसेस हैं। और ये आपको जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबको पता है कि भाई इंडक्टिव मेथड है, ये पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा, यानी पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस में हेल्पफुल है। ठीक है, दिस मेथड इज लॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, ये तार्किक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है, यह सीखने पर आधारित है। ठीक है, तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डीमेरिट्स यानी कि अवगुण क्या है, लेंदी, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बाकी इसमें कोई डीमेरिट नहीं है। और इस मेथड का जस्ट उल्टा है, इंडक्टिव का जस्ट उल्टा है, याद रखिएगा भाई, डिडक्टिव मेथड यानी कि निगनात्मक विधि। ठीक है, डिडक्टिव मेथड इज जस्ट अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में हम पहले एग्जाम्पल में जाएंगे, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे, और इसमें क्या होगा भाई, डिडक्टिव में पहले हम देंगे रूल बच्चे को, और फिर क्या होगा उसके एग्जाम्पल पर जाएंगे। जैसे सर्कल का मान के चलो कि सर्कल का हमने ये बता दिया कि सर्कल का एरिया भाई वर्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पहले हमने उसका रूल बता दिया, यानी कि हमने उसका ये फॉर्मूला बता दिया कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास ये होता है। ठीक है, आर इसकी रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास इसका ये फॉर्मूला होता है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में आर की अलग अलग वैल्यू देगा, जैसे 10 सेंटीमीटर दे दी, 7 सेंटीमीटर दे दी, और आपसे एरिया की वैल्यू निकलवाएगा, है ना। तो पहले आपने रूल बताया, यानी कि पहले आपने उसका फॉर्मूला बताया, फिर बाद में आप एग्जाम्पल दे रहे हो अलग अलग, यानी कि क्वेश्चन दे रहे हो आप बच्चों को, है ना। तो पहले रूल्स बताएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। किस मेथड के ड्यूरेशन, डिडक्टिव मेथड में। तो ध्यान रख लेना भाई इस बात को आप, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड दोनों आपस में अपोजिट हैं। चलिए, वो चारों जो पॉइंट है ना आपको जरूर याद कर लेना। इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा, ठीक है, नोन टू अननोन जाएगा आपके पास, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएगा हमारे पास, और फोर्थ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टू जर्नल जाएगा। अब आगे चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। क्या है सेकंड मेथड का नाम, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, यानी कि मस्तिष्क विप्लव विधि, यानी कि मस्तिष्क उधेलन विधि। ठीक है, तो ब्रेन स्टोरिंग मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि ब्रेन स्टोरिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, और एक बार एग्जाम में एचसेट की प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, यानी कि पीवाईक्यू ये बना था यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया है। भैया आंसर याद रख लेना है, क्या है, ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया था इन्हें 1953। डेट याद नहीं रखनी, बस ओनली आप ये याद रखिए किसके द्वारा दिया गया था, ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया था। कंप्लीट नाम क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रोपाउंडर कौन हो गया भाई, एलेक्स ऑसबॉर्न हो गए। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होगा, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन, है ना। तो इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड एनी प्रॉब्लम इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी कोई भी प्रॉब्लम, और फिर बच्चे क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ही, यानी कि अपने ब्रेन के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बच्चों को यहाँ पर बालकों को कोई भी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालकों के मस्तिष्क में, यानी कि
उथल पुथल उत्पन्न होता है, यानी कि वो अपना माइंड लगाना शुरू कर देते हैं ना, नवीन विचार या सोच को प्रकट करते हैं, यानी कि नए नए उनके अंदर थॉट प्रोसेसेस आएंगे, है ना, नए तरीके से वो उस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में यही होता है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम प्रोवाइड की जाती है और फिर बच्चे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट बन रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, दो तरीके से हो सकती है। एक तो इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकती है यानी कि व्यक्तिगत, और एक फिर सामूहिक हो सकती है। ठीक है, बस इतना ही इसमें सफिशिएंट है। तो मेरिट डिमेरिट क्या हो गई, मेरिट डिमेरिट इसके यानी कि गुण और लाभ क्या हो गए, कह सकते हैं अगर ठीक से नियंत्रण किया जाए तो विचारक उत्पन्न करने का त्वरित तरीका है, यानी कि क्विक वे है, यानी कि एक फास्ट तरीका है। ये हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिव थिंकिंग को, रचनात्मक चिंतन को बिल्कुल बढ़ावा देता ही है। ये पॉइंट आपका अच्छा खासा पॉइंट है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग है यानी कि मस्तिष्क सुधेलन विधि है, ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को क्या करती है, इंक्रीज करते हैं, एनहांस करती है। कैसे, रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है यहाँ से, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अपने माइंड में थॉट प्रोसेसेस को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो उसका जो चिंतन है वो कहीं ना कहीं रचनात्मक यानी क्रिएटिव प्रोसेस उसका हो रहा है ना। बच्चे को सामने प्रॉब्लम दी जा रही है और बच्चा उसको सॉल्यूशन ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वे से। कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात भी यहाँ पर हो रही है, मान के चलिए। तो ये रचनात्मक चिंतन को भी क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अब डीमेरिट्स यानी कि अवगुण क्या है इसमें, भाई ये थोड़ा सा हम मान के चलेंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग जाता है, यानी कि लंबा समय इसमें लग जाता है समस्या को समाधान करने में। तो ये सब तो इसमें डीमेरिट है। बाकी डीमेरिट और मेरिट्स आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, जस्ट आप इसका प्रोपाउंडर यानी कि वो याद रखिए कि इस मेथड में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में किसके द्वारा दिया गया था, बस इतना ही इसमें सफिशिएंट है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब दो मेथड हो गए हैं आपके, इंडक्टिव मेथड हो गया है और इसका रिवर्स मैंने डिडक्टिव भी बता दिया है। ठीक है, उसके आगे हमने ये पढ़ लिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग। थर्ड पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बना था कि प्रोजेक्ट मेथड है, परियोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं। तो भाई परियोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं, किलपैट्रिक है। ठीक है, WH किलपैट्रिक इनका पूरा नाम है, WH किलपैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि यानी परियोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं, भाई यहाँ से क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना है। और ये जो आपके मेथड्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल बनने के डेफिनेटली चांसेस हैं, एक या दो बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, देखिए भाई प्रोजेक्ट जो मेथड है इसके प्रोमाउंडर कौन है, भाई WH किलपैट्रिक, और ये किसके शिष्य थे, जॉन डेवी के ये शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने ये पॉइंट के बारे में ये बताया है कि मुझे बताओ और मैं भूल जाता हूँ, मुझे सिखाओ और मैं याद करता हूँ, मुझे शामिल करो और मैं सीखता हूँ। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा ये की गई कही गई चीनी कहावत थी, यानी कि ये लोकोक्ति थी, यानी कि। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देखना चाहो तो देख सकते हो। चलो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो भाई बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, है ना, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन माने जाते हैं, आपको आंसर याद रख लेना है, WH किलपैट्रिक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, परियोजना विधि की क्या विशेषताएं हैं, परियोजना एक वास्तविक जीवन की गतिविधि, यानी कि कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, रियल एक्टिविटी पे बेस्ड है, यानी कि वास्तविक जीवन की गतिविधि होगी। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि यानी कि पर्पसफुल एक्टिविटी है। ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी, परियोजना एक समस्या केंद्रित विधि है, यह करके सीखने पर जोर देती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं, यानी कि बच्चा जब करके सीखता है ना तो वो ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बच्चा खुद से करके चीजों को सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, तभी बच्चे की जो नॉलेज पावर है, यानी कि उसकी जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, उसकी जो एबिलिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये अच्छा माना जाता है। इट इज बेस्ड अपॉन थॉर्नडाइक लॉज ऑफ इट इज बेस्ड अपॉन द लर्निंग लॉज ऑफ थॉर्नडाइक, यह थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पर भी क्या है, बेस्ड यानी कि आधारित है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसके, प्रिंसिपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे आप कहाँ पे चलिए, इसके टाइप्स पर चलिए। तो टाइप्स ऑफ हो गई है, किलपैट्रिक ने हमारे पास कौन सा मेथड दिया था, आपको याद हो जाना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, बस इतना ही इसमें सफिशिएंट है, टाइप की भी जरूरत है आपको याद करने की नहीं है। ठीक है, स्टेप्स पर चलते हैं सीधे। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के कितने स्टेप्स हैं, तो भाई याद कर लेने हैं, प्रोजेक्ट मेथड के टोटल 6 स्टेप है।
कई बार एग्जाम में टोटल स्टेप ही पूछ लेता है कि परियोजना विधि के कुल कितने स्टेप्स हैं, यानी कि कितने स्टेप्स में परियोजना विधि कंप्लीट होती है। तो 6 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले है ना, कोई यानी कि सिचुएशन है, परिस्थिति उत्पन्न करना, सबसे फर्स्ट स्टेप ये मानी जाती है। क्रिएटिंग द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग द सिचुएशन हो गया, फर्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट मेथड का, क्रिएटिंग द सिचुएशन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का क्या करेंगे, योजना का चयन करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट हमें लेना है, कौन सी यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद भाई प्लानिंग बनाएंगे, है ना, कि कैसे हमें ये प्रोजेक्ट है, कैसे इसके बारे में जो भी रिलेटेड डाटा है, जो भी रिलेटेड इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं, कैसे हम कलेक्ट करेंगे, है ना। तो प्लान करेंगे हम, प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट, परियोजना की तैयारी करेंगे, योजना बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि उसको स्टार्ट करेंगे, उसमें उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे, उसको परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है, उसको प्रोसेस में लेके आएंगे। फिर उसका क्या होगा, मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन होगा उसका। और इवेल्युएशन होने के बाद क्या करेंगे, उसका आलेखन करेंगे, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना का आलेखन करेंगे। तो 6 स्टेप्स हैं भाई, याद रखेंगे। जो हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड में कितने स्टेप्स हैं भाई, 6 स्टेप्स हैं, याद रखें। कितने स्टेप्स है भाई, 6। और एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें कितने स्टेप हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भाई 5 स्टेप आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में 5 स्टेप आते हैं, याद रखना है। और ये प्रोजेक्ट मेथड है ना, इसमें 6 स्टेप्स हैं। और ये यहाँ से एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं स्टेप्स के बारे में बता दिया। इसमें 6 स्टेप्स हैं और उसमें 5 स्टेप है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एक बार आप इनको देख के जाना है। चलो आगे देखो भाई, मेरिट डिमेरिट, यानी कि इसके लाभ क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या हैं। पर जो आपकी परियोजना विधि है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड है, इसके क्या लाभ है। लाभ क्या है इसके भाई, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना, कहीं ना कहीं बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। दिस इसके अंदर स्टूडेंट्स को क्या होता है, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अपने आइडियाज हैं, अपने विचार हैं, उनको एक्सचेंज करने का मौका मिल रहा है ना, इंटरेक्ट करने का, आपस में बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। इसमें छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया तथा विचार के आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। जहां बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो ऑप्शन भाई बेस्ट होता है। याद रखना है आपको कि जहां बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां बच्चे को करने का मौका मिल रहा है ना, उसको यानी कि टीचर उसको प्रोवाइड करवा रहा है अपॉर्चुनिटी, जहां बच्चे को करने का, सीखने का मौका दिया जाता है, वो ऑप्शन ज्यादा बेस्ट होता है। कई बार हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी, हमें ऑप्शन भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हम ऑप्शन से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से भी पता चलना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। जो बच्चे के फेवर में रहेगा वो ऑप्शन हमेशा हमें पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। बच्चे के अगेंस्ट नहीं जाना हमें, यानी कि हमें छात्रों को भी पढ़ाना है, और छात्रों को यानी कि स्टूडेंट्स के फेवर में जो चीजें हैं उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। चलो आगे बताते हैं आपको। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चे अपने अनुभव से अपने ज्ञान का निर्माण इसमें खुद करते हैं, है ना, सीखने का उन्हें अवसर मिलता है। तो ये बेस्ट बात है, अच्छी बात है। इट इज प्रैक्टिकल एंड एनवायरमेंटल अप्रोच, ये व्यवहारिक है और प्रयोगात्मक उपागम है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल भी है और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। और ये थॉर्नडाइक के नियमों पर ये आधारित है, यानी कि ईएल थॉर्नडाइक के नियमों पर भी ये आधारित है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम, तो वो सभी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है बच्चा, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रेडीनेस है, उस चीज के लिए तैयार है ना, तभी वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेगा उसमें। तो ये उस पर बेस्ड है, तो ये याद रखना है आपको। डीमेरिट क्या है, इट इज मोर एंड लेबर कंज्यूमिंग मेथड, ये अधिक समय और श्रम वाली विधि है और खर्चीली विधि है। तो बाकी डीमेरिट और मेरिट्स बस जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन पेडागोजी का किस टाइप से फ्रेम हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा देख करके।
नेक्स्ट मेथड देखिए भाई, क्वेश्चनरी विधि यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नावली विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बना था PYQ के अंदर और आपको याद करके जाना है कि प्रश्नोत्तर विधि है जो क्वेश्चनरी मेथड है, इसके जनक कौन है भाई, सुकरात है। याद रखना है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं, सुकरात। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ क्वेश्चनरी मेथड, आंसर क्या करना है, सुकरात करना है। ठीक है, इट दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सुकरात मेथड, इस विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं, सोक्रेटिक मेथड। तो इसका नाम क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। तो इसमें बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इस विधि में विद्यार्थी बच्चा प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, यानी कि इस विधि में विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इस प्रकार उसमें आत्मविश्वास की भावना है, यानी कि वो जागृत हो जाती है, उसमें जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बच्चा उनके उत्तर भी बताता है, टीचर भी आपस में बच्चे से पूछता है, यानी कि ये इंटरेक्ट ही होते रहते हैं इसमें। तो ये भी अच्छा मेथड माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि भी। बाकी जिस मेथड के अंदर बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है ना, बच्चे को करने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसको लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है ना, उसको इंटरेक्ट हो रहा है क्लासरूम से, तो वो जो है ना प्रोसेस वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। तो कौन है इसके जनक भाई, प्रोपाउंडर कौन है, समस्या समाधान विधि के प्रोपाउंडर हैं जॉन डेवी। कौन है भाई, जॉन डेवी, याद रखना है, समस्या समाधान विधि के प्रोपाउंडर कौन है भाई, जॉन डेवी। और समस्या समाधान विधि किस अप्रोच पर आधारित है भाई, साइकोलॉजिकल है और साइंटिफिक मेथड पर ही बेस्ड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ऐसा मेथड है, मनोवैज्ञानिक है और वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है, इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चे को एक प्रॉब्लम यानी कि दी जाएगी, उसके सामने एक समस्या रखी जाएगी और विद्यार्थी उसका हल करने का प्रयास खुद करता है, यानी कि स्वयं करने की कोशिश करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बच्चा खुद कोशिश करता है। तो इसमें बात हो गई ना लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग का ही कंसेप्ट आ गया इसके अंदर, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम रखी जा रही है और बच्चा उसका सॉल्यूशन है हल ढूंढने का प्रयास खुद करता है। ठीक है, और इसके अंदर छात्रों को यानी कि छात्र को करके सीखने का अवसर मिलता है, यानी कि करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इन दिस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। तो ये अच्छी बात है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसके द्वारा दिया गया था भाई, जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। अब इसके स्टेप्स याद रख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भाई, 5 स्टेप्स। कितने सोपान है, यानी कि 5 स्टेप्स हैं। तो पहले भाई समस्या की पहचान की जाएगी, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि प्रॉब्लम कैसी है, किससे रिलेट कर रही है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है, कौन से टॉपिक से रिलेट कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि समस्या की भाई पहचान करी जाएगी सबसे पहले। फिर है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पनाओं का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, कौन कौन से उसमें स्टेप वो लगेंगे, आइडियाज लगेंगे। ठीक है, कौन कौन से थॉट प्रोसेस लगेंगे, हमारे आइडियाज लगेंगे, है ना, क्या क्या नई नई चीजें उसमें हम सोचें ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सेकंड जो स्टेप है, फिर है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। फिर है टेस्टिंग बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फिर हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, प्रयोग द्वारा परीक्षण करेंगे। फिर उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और लास्ट में जो स्टेप आती है, फिर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को कंक्लूड करेंगे, समस्या के निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो ये 5वीं स्टेप्स हो जाएगी, हम उसको कंक्लूड कर देंगे, उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो ये 5 स्टेप हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो क्या है, लेबोरेटरी मेथड। तो ये लेबोरेटरी मेथड जो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री लैब्स के अंदर जो यूज होता है, यानी कि ये लेबोरेटरी जो मेथड है हमारे लैब्स, ये जो मेन सब्जेक्ट है आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर यूज होता है लेबोरेटरी मेथड। तो ये तो पता ही है आपको, लैब होती है स्कूल के अंदर, इसमें बच्चा खुद करता है, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं बच्चे को, है ना, इट गिव्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। बच्चा भाई खुद करता है एक्सपेरिमेंट, है ना। तो लेबोरेटरी मेथड भी लर्निंग बाय डूइंग पर ही आपकी बेस्ड है। नेक्स्ट चलिए भाई नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड भाई ये वाला है आपका इंपॉर्टेंट, 7th मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप याद रख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल जरूर बनाते हैं एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है भाई।
ह्यूरिस्टिक मेथड दूसरा नाम क्या है इसका? डिस्कवरी मेथड भी कह सकते हो, ह्यूरिस्टिक मेथड भी कह सकते हो, हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो प्रोपाउंडर कौन है ह्यूरिस्टिक मेथड के? प्रोपाउंडर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है भाई? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रोपाउंडर हैं, यानी कि जनक है। तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसके अंदर बताया है कि ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, पहले ही तो ये देखिए। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव किया गया, जिसका ग्रीक वर्ड ह्यूरिको, और इसका मतलब होता है टू डिस्कवर, यानी कि खोजना, और टू फाइंड, खोजने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम हो गया, दूसरा नाम कह सकते हैं डिस्कवरी मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि। तो इसमें ये इसका नाम क्या हो गया? एक और हम कह सकते हैं खोजपूर्ण विधि भी कह सकते हैं, अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छात्र को एक स्वतंत्र खोजकर्ता के स्थान पर रखा जाना चाहिए। ह्यूरिस्टिक इन दिस मेथड स्टूडेंट्स टू बी पुट इन द प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्कवरर, कि बच्चे को यानी कि एक स्वतंत्र खोजकर्ता के स्थान पर रखा जाना चाहिए। बच्चे को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि तब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। इस पद्धति में शिक्षक छात्रों के लिए एक समस्या निर्धारित करता है, यानी कि टीचर है वो बच्चों को क्या करता है, बच्चों के लिए एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, वो डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, सेट करता है, और फिर छात्र उसका उत्तर ढूंढने की खुद कोशिश करते हैं, यानी कि खुद खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो इसका नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि खोज विधि। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? खोज करते हैं, और टीचर उनके लिए एक प्रॉब्लम सेट कर देता है, और फिर बच्चे क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उनको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें क्या प्रक्रिया है? प्रॉब्लम इज टू गिवन फर्स्ट, सबसे पहले समस्या दी जाती है, समस्या पहले दी जाती है, समस्या के संबंध निर्देश दिए जाएंगे, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम आर प्रोवाइडेड। फिर ऑब्जर्वेशन होंगे, यानी कि अवलोकन किए जाएंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आ रही है उससे रिलेटेड। फिर अंततः यानी कि लास्ट में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कि कंक्लूजन तक लास्ट में पहुंच जाते हैं। चलिए, तो इस मेथड से बच्चे क्या बोलते हैं? इनका कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता है, एक्सपीरियंस से सीखते हैं बच्चे, है ना। चिल्ड्रन लर्न बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, बच्चे आत्म अनुभव से सीखते हैं। तो इससे भी बच्चे का कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक, भावनात्मक, गत्यात्मक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये मेथड है, मदद करता है। तो ये भी अच्छा मेथड माना जाता है। चलिए, ये हमारे मेथड्स हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और एक लास्ट मेथड बचा है हमारा प्लेवे मेथड। ये भी याद रख लीजिए भाई, प्लेवे मेथड किसके द्वारा दिया गया भाई? प्लेवे मेथड दिया गया, इसके प्रोपाउंडर कौन है भाई? फ्रोबेल है। खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल माने जाते हैं। तो याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, खेल विधि शिक्षण पद्धति के जनक कौन है भाई? फ्रोबेल है। ठीक है, जब बालक, इसमें क्या होता है, जब बालक किसी भी कार्य को अंततः अभिप्रेरित होकर, यानी कि मोटिवेटेड होकर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है बच्चे के अंदर, तो उससे प्रभावित होकर स्वाभाविक वातावरण में बिना किसी तनाव के संपूर्ण कार्य करता है, यानी कि उस कार्य को फिनिश कर लेता है, तो उसे खेल विधि द्वारा सीखना कहते हैं। यानी कि बच्चा जब खेल के एनवायरमेंट में चीजों को बिना स्ट्रेस लिए, बिना तनाव के, है ना, खुद ही, यानी कि वो आत्मनिर्भर है, खुद ही इंट्रिंसिक उसके अंदर मोटिवेटेड, अभिप्रेरित है बच्चा, और खुद ही उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है खेल खेल के अंदर, यानी कि प्ले मेथड के अंदर। तो वो आ जाता है हमारा प्लेवे टीचिंग मेथड। तो छोटे बच्चों को अक्सर जो प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये सारे जो पॉइंट हैं ये टीचिंग मेथड के, इनके प्रोपाउंडर हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साथ साथ ये भी देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, यानी कि ये कंक्लूड हो जाएगा, ये आपने जस्ट अभी पढ़ा है ना, ये सारा इसमें कंक्लूड हो जाएगा। तो ये अभी मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले है टीचिंग मेथड एंड देयर प्रोपाउंडर, फाउंडर या प्रोपाउंडर। तो किंडरगार्टन जो विधि है किसके द्वारा दी गई थी? फ्रोबेल के द्वारा, या फिर इसका पूरा नाम है फ्रेडरिच विलियम अगस्त। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। फिर है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी ही इसकी जनक है। फिर है सोशियोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये भी एग्जाम, ये सारे ही यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन ही नहीं बने, बाकी यहाँ से इस टॉपिक से हर एक टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक है, कौन जनक माने जाते हैं भाई? याद रखना है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक के जनक कौन है भाई? जेएल मोरेनो है। कौन है? जेएल मोरेनो, यूएसए के हैं। लेकिन ये हमें याद नहीं रखना कि कहाँ के हैं, सीधा आपसे यही पूछा जाएगा कि जनक कौन है। प्रोजेक्ट मेथड के कौन जनक है? अभी अभी पढ़ा है हमने, डब्ल्यू एच किल पैट्रिक। ठीक है,
फिर है हमारे पास फंक्शनल साइकोलॉजी के जनक कौन है भाई, जॉन डेवी हैं, ठीक है। फिलोसफी ऑफ प्रेग्नेंटिज्म, इसके भी जनक कौन है भाई, जॉन डेवी हैं। चलो आगे चलो, ह्यूरिस्टिक मेथड हमने अभी देखा है, कौन है जनक ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि के जनक कौन माने जाते हैं, अनुसंधान विधि, खोजपूर्ण विधि, डिस्कवरी मेथड के जनक कौन है हमारे, आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि एच हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे चलिए भाई, फील्ड मेथड के जनक कौन है, फील्ड मेथड की यानी कि पर्यटन विधि के जनक कौन है हमारे, पेस्टोलॉजी है। चलिए आगे देखो भाई, ब्रांच्ड, आगे है ब्रांच्ड प्रोग्राम लर्निंग के जनक कौन माने जाते हैं, नॉर्मन क्राउडर यानी कि साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है भाई, नॉर्मन क्राउडर है। बुनियादी शिक्षा है तो ये तो सभी को पता है, बीएड में भी पढ़ते हैं, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है भाई, महात्मा गांधी, है ना। काफी बार ये वैसे भी ये नॉलेज के लिए भी सभी को पता ही होता है, बुनियादी शिक्षा के जनक किन्हें माना जाता है, महात्मा गांधी को, ठीक है। लीनियर प्रोग्राम्ड मेथड है, ये इसके जनक कौन है भाई, लीनियर प्रोग्राम्ड मेथड के जनक है बीएफ स्कीनर। आगे देखो, इकाई उपागम यानी कि यूनिट अप्रोच के जनक कौन माने जाते हैं, तो एच.सी. मॉरिसन माने जाते हैं इकाई उपागम के जनक यानी कि यूनिट अप्रोच के जनक कौन है भैया आपके पास, एच.सी. मॉरिसन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, ये इतना पूछा नहीं गया है, बाकी याद रखना चाहो तो कर लो। ये क्या है, डेक्रोली जो विधि है, डेक्रोली मेथड है, ये किसके द्वारा दी गई है, इसके पीछे वाला ही नाम याद रख लेना इसका, ओवाइड डेक्रोली। ब्रेल मेथड पूछा गया है, ब्रेल मेथड लुइस ब्रेल के द्वारा दिया गया है। प्रोसेस मेथड ये है हमारे पास जॉन कामेनियस, ठीक है। फिर डायलॉग मेथड ये प्लेटो के द्वारा दिया गया था। फिर माइक्रो टीचिंग याद रखना है भाई, माइक्रो टीचिंग जो विधि है, जो सूक्ष्म तंत्र विधि है, सूक्ष्म शिक्षण जो प्रविधि है, टेक्निक है, किसके द्वारा दिया गया था, ये माइक्रो टीचिंग मेथड है, ये हमारे पास ये एलन के द्वारा दिया गया था। ये इन तीनों के द्वारा ये मिलके दिया गया था, बाकी आप एलन भी कर दोगे ना इसका, ये DLN कर दोगे तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। बाकी इन तीनों ने दिया था, ये लीथ एक्सन ने भी दिया था, रॉबर्ट बुश ने भी, और ये DLN ने भी दिया था। फिर है डाल्टन मेथड, तो डाल्टन मेथड वही हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था। फिर आगे आपके पास है इवेल्युएशन मेथड यानी कि मूल्यांकन विधि, किसके द्वारा दी गई भाई, JM राइस के द्वारा। फिर आगे है हमारे पास खेल विधि, किसके द्वारा, खेल विधि के प्रत्याशित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, भाई कार्ल ग्रूस के द्वारा। फिर आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट मैपिंग किसके द्वारा दिया गया भाई, हमारे पास डी नोवेक के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे, और ये इतने पूछे भी नहीं गए कभी, बाकी देखना चाहो तो देख सकते हो। ये डिसेंडिंग जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये गिलबर्ट ने दिया था, और सुपरवाइज स्टडी मेथड है ये हमारे पास डेसी मार्वेली जोन ने दिया था। तो ऐसे करके ये हमारे सभी जो टीचिंग मेथड है, इनके प्रोपाउंडर है, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और आई होप आपको थोड़े बहुत साथ साथ इनसे रिलेटेड नॉलेज हो गई होगी, आपको थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे, यानी कि इस मेथड में क्या होता है, नाम से पता चल जाएगा कुछ तो आपको, और कुछ यानी कि प्रोपाउंडर तो वही आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। तो चलिए भैया, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग मी।